India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, कोर्ट्स राउंडअप में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू। कोर्ट की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लो कोर्ट्स तक के फैसलों को रखेंगे आपके सामने। तो आइए शुरू करते हैं कोर्ट्स राउंडअप। India Legal presents Courts Roundup. सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद समिति से मस्जिद की सीलबंद क्षेत्र जहां एक शिवलिंग पाए जाने का दावा किया गया, उसके एएसआई सर्वेक्षण के लिए हिंदू उपासकों द्वारा दायर आवेदन पर जवाब मांगा है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइयां के खंडपीठ ने उपासकों द्वारा दायर आवेदन पर अंजुमन इंतजामिया मसाजिद जो ज्ञानवापी मस्जिद का प्रबंधन करती है उसके प्रबंधन समिति को नोटिस जारी किया। अभियोगी का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील विष्णु शंकर जैन की सहायता से सीनियर एडवोकेट श्याम दीवान ने भी पीठ को सूचित किया कि उन्होंने सभी मुकदमों को एकीकृत करने और उन्हें वाराणसी जिला न्यायालय से इलाहाबाद हाई कोर्ट में स्थानांतरित करने के लिए आवेदन दायर किया है। हालांकि वह आवेदन सूचीबद्ध नहीं था। मस्जिद समिति की ओर से सीनियर एडवोकेट हुफेजा अहमदी ने कहा है कि मस्जिद समिति द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका जिसमें पूजा स्थल विशेष प्रावधान अधिनियम 1991 के तहत प्रतिबंधित मुकदमों की स्थिरता पर सवाल उठाया गया पर प्राथमिकता के आधार पर सुनवाई होनी चाहिए। साथ ही एसएलपी इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले के खिलाफ दायर की गई जिसमें 1991 अधिनियम के तहत प्रतिबंध के कारण मुकदमों को खारिज करने के लिए सीपीसी के आदेश 7 नियम 11 के तहत मस्जिद समिति की याचिका खारिज कर दी गई थी। अहमदी ने यह भी बताया कि एसआई सर्वेक्षण के लिए हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली मस्जिद समिति की एसएलपी भी आज सूचीबद्ध नहीं है और उन्होंने सुझाव दिया कि सभी मामलों को एक साथ तय किया जाना चाहिए जिसमें इस मुद्दे को प्राथमिकता दी जानी चाहिए कि क्या मुकदमे पूजा स्थल अधिनियम के तहत प्रतिबंधित है। दीवान से सुझाव पर सहमति जताते हुए कहा है कि इस मुद्दे पर फैसला होना है। खंडपीठ ने सभी मामलों को 17 दिसंबर को एक साथ पोस्ट करने पर सहमति जताई है। सुनवाई के बाद जस्टिस कांत ने मौखिक रूप से दीवान से कहा है कि वे इस पर विचार करें कि क्या मामलों को जिला कोर्ट के समक्ष ही समेकित किया जा सकता है जिसे हाई कोर्ट को अपीलीय मंच के रूप में रखा जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को शामिल करने के खिलाफ दायर याचिकाओं के एक समूह पर शुक्रवार को आदेश सुरक्षित रख लिया है। उल्लेखनीय है कि 1976 में पारित 42वें संशोधन के बाद इन दोनों शब्दों को संविधान की प्रस्तावना में शामिल किया गया था। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ताओं की इस मामले को बड़ी पीठ को सौंपने की याचिका को अस्वीकार कर दिया। हालांकि सीजेआई खन्ना आदेश सुनाने वाले थे और कुछ वकीलों की रुकावटों से नाराज होकर उन्होंने कहा कि वह सोमवार को आदेश सुनाएंगे। याचिकाकर्ताओं में से एक की ओर से पेश एडवोकेट विष्णु शंकर जैन ने संविधान के अनुच्छेद 39B पर हाल ही में 9 जजों की पीठ के फैसले पर भरोसा जताया जिसमें तत्कालीन सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व में बहुमत ने जस्टिस कृष्ण अय्यर और जस्टिस चिन्नप्पा रेड्डी द्वारा प्रतिपादित समाजवादी व्याख्या से असहमति जताई थी। सीजेआई खन्ना ने जवाब में कहा कि भारतीय अर्थ में समाजवादी होना केवल कल्याणकारी राज्य के रूप में समझा जा सकता है। उन्होंने कहा कि भारत में हम समाजवाद को जिस तरह से समझते हैं वह अन्य देशों से बहुत अलग है। हमारे संदर्भ में समाजवाद का मुख्य रूप से अर्थ कल्याणकारी राज्य है और वह बस इतना ही और इसने कभी भी निजी क्षेत्र को नहीं रोका जो अच्छी तरह से फल फूल रहा है। हम सभी को इससे लाभ हुआ है। समाजवाद शब्द का प्रयोग एक अलग संदर्भ में किया जाता है जिसका अर्थ है कि राज्य एक कल्याणकारी राज्य है और उसे लोगों के कल्याण के लिए खड़ा होना चाहिए और अवसरों की समानता प्रदान करनी चाहिए। सीजेआई खन्ना ने यह भी बताया कि एसआर बम्बई
मामले में धर्मनिरपेक्षता को संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा माना गया है। सीजेआई ने कहा है कि आदेश के लिए सोमवार को सूचीबद्ध करें, कृपया इसे खारिज न करें, कृपया हमारी बात सुने। जैन ने फिर अनुरोध किया कि हाँ, हमने आपकी बात सुनी है, सोमवार को हम आदेश पारित करेंगे। पिछली सुनवाई में न्यायालय ने कहा है कि हम धर्मनिरपेक्षता को हमारे और हमेशा संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा माना जाता रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने 2013 के बलात्कार के एक मामले में गुजरात के गांधीनगर जिले में सुनाई गई आजीवन कारावास की सजा को निलंबित करने के लिए आसाराम बापू की विशेष अनुमति याचिका पर गुजरात सरकार को नोटिस जारी किया है। 31 जनवरी 2023 को एक सेशन जज ने आसाराम बापू को अपने अहमदाबाद स्थित आश्रम में अपनी महिला शिष्या के साथ कई बार बलात्कार करने का दोषी पाया और दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। तेजपाल को आईपीसी की धारा 376 बलात्कार, 377 अप्राकृतिक अपराध, धारा 342 गलत तरीके से बंधक बनाना, 506 आपराधिक धमकी और 357 किसी व्यक्ति को बंधक बनाने के लिए हमला या आपराधिक बल प्रयोग और 354 महिला की लज्जा भंग करने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल प्रयोग के तहत दोषी ठहराया गया था। इसके बाद बापू ने गुजरात हाईकोर्ट में याचिका दायर कर सजा निलंबित करने का अनुरोध किया था, लेकिन अगस्त में इसे खारिज कर दिया गया था। जस्टिस इलेश जे वोरा और जस्टिस विमल के व्यास की खंडपीठ ने 29 अगस्त को दिए गए आदेश में सजा निलंबित करने से इनकार कर दिया और कहा कि निचली अदालत का आदेश प्रथम दृष्टया गलत नहीं है। जब यह मामला जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस अरविंद कुमार की खंडपीठ के समक्ष आया तो आसाराम बापू की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता दावा शेषाद्री नायडू ने कहा है कि इस मामले को पेश करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बातें पूरी कर पाते जस्टिस कुमार ने हस्तक्षेप किया और पूछा कि क्या एक नाबालिग बलात्कार के मामले में स्वास्थ्य के आधार पर सजा निलंबित करने के राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी। नायडू ने जवाब दिया कि जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आया तो एक निर्देश दिया गया कि इस पर शीघ्र विचार किया जाना चाहिए। बता दें आपको कि सुप्रीम कोर्ट ने 1 मार्च को राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली बापू की याचिका खारिज कर दी थी। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की खंडपीठ ने स्पष्ट किया था कि आसाराम को किसी आयुर्वेदिक अस्पताल में इलाज कराने के लिए उच्च न्यायालय जाने की स्वतंत्रता होगी और इसके बाद उन्होंने राजस्थान हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिससे कि उन्हें मार्च 2024 में पुलिस हिरासत में जोधपुर के आरोग्य धाम केंद्र में आयुर्वेदिक उपचार कराने की अनुमति दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वे 9 दिसंबर को 2010 के बाद जारी किए गए सभी अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्रों को रद्द करने के कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने के लिए पश्चिम बंगाल राज्य की याचिका पर विचार करेंगे। जस्टिस बीआर गवाई, जस्टिस केवी विश्वनाथन की खंडपीठ ने 22 मई के फैसले के खिलाफ पश्चिम बंगाल राज्य द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई की। जस्टिस बीआर गवाई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की खंडपीठ ने 22 मई के फैसले के खिलाफ पश्चिम बंगाल राज्य द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई की, जिसमें पश्चिम बंगाल पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अलावा सेवाओं और पदों में रिक्तियों का आरक्षण अधिनियम 2012 के तहत 77 समुदाय के अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में वर्गीकृत करने को रद्द कर दिया गया है। 2010 के बाद पश्चिम बंगाल में जारी किए गए सभी अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी प्रमाण पत्र रद्द कर दिए गए। 77 समुदायों को अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में वर्गीकृत करने को रद्द कर दिया गया और 2010 के बाद पश्चिम बंगाल में जारी किए गए सभी अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र रद्द कर दिए गए। आज वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने संक्षेप में प्रस्तुत किया कि वह हाईकोर्ट के विवादित फैसले पर रोक लगाने के लिए दबाव डाल रही हैं। उन्होंने कहा कि न्यायालय द्वारा अंतरिम राहत पर सुनवाई के लिए और उसके बाद वे योग्यता के आधार पर पक्षों की सुनवाई कर सकता है। पीठ ने राज्य से 77 समुदायों को ओबीसी के रूप में वर्गीकृत करने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया को स्पष्ट करते हुए एक हलफनामा दायर करने को कहा था और सर्वेक्षण की प्रकृति क्या ओबीसी के रूप में नामित 77 समुदायों की सूची में किसी भी समुदाय के संबंध में पिछड़ा वर्ग आयोग के साथ परामर्श की कमी थी। इसके अलावा न्यायालय ने ये भी पूछा कि क्या ओबीसी के उपवर्गीकरण के लिए राज्य द्वारा कोई परामर्श किया गया था या जिस पर अध्ययन पर भरोसा किया गया था उसकी प्रकृति को स्पष्ट करें। कलकत्ता हाईकोर्ट ने 22 मई को अपने विवादित फैसले में स्पष्ट किया कि जो लोग इस अधिनियम के लाभ पर रोजगार प्राप्त कर चुके हैं और इस आरक्षण के कारण
पहले से ही सेवा में हैं वे इस आदेश से प्रभावित नहीं होंगे। केंद्रीय जांच ब्यूरो बनाम AK चतुर्वेदी मामला मेसर्स प्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड से जुड़ा हुआ है। इसके निदेशक AK चतुर्वेदी से जुड़े हुए षड्यंत्र, जालसाजी और भ्रष्टाचार के आरोपों से संबंधित केस है। बता दें आपको कि जिस तरह से ये पूरा मामला जो है वो वाकई कनेक्टेड है। चतुर्वेदी और अन्य सह अभियुक्त भारतीय दंड संहिता और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की विभिन्न धाराओं के तहत केस हुआ था और आरोप लगाए गए कि कंपनी पर फर्जी प्रोडक्शन नंबर और जाली दस्तावेजों का इस्तेमाल किया। इस केस में सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ ये बताएंगे इंडिया लीगल के रिसर्चर प्रीतम बोस। प्रीतम हमारे साथ जुड़ा हुआ है। प्रीतम, क्या है पूरा मामला, विस्तार से बताएं। हेलो मैम, माय नेम इज प्रीतम। आज जो AK चतुर्वेदी तो जो कॉन्स्पिरेसी, फॉर्जरी और करप्शन के तो इसमें जो प्रकाश इंडस्ट्री में जो उसका नाम है AK चतुर्वेदी, उसके ऊपर कई धाराएं लगाए गए हैं इसी सेक्शन के ऊपर। जो प्रिवेंशन एंड जो थे 1988 तो ऊपर बहुत सारे धाराएं लगाए गए हैं और वो उसका जो मेन बैकग्राउंड है उसको समझते हैं हम। तो मतलब मेन जो बैकग्राउंड है उसका इंडस्ट्रीज जो थे 1993 से 2000 तक जो प्रोडक्शन था इंडस्ट्रीज का प्रोडक्शन बहुत बढ़ गया था। कैपेसिटी तो बढ़ा था। 2003 से शुरू हुआ था इसका मामला और इस मिनिस्ट्री ऑफ कोल डिपार्टमेंट जो था वो मतलब चोटिया कोल ब्लॉक जो थे तो उसके से मतलब जो किया गया था उसका वो प्रोडक्शन किया गया था उन लोगों से बातचीत करके। और 2007 में एक बात सामने आई कि जो प्रॉपर इंडस्ट्रीज था उसके ऊपर जो कोल एलिगेशन था वो बढ़ गए थे। इसके तो जो मेन एलिगेशन लगाए गए हैं वो ऑन जुलाई 2008 को लगाए गए हैं फ्रॉम AK चतुर्वेदी। और जो किया था उस डाटे के अंदर जो फॉरेंसिक रिपोर्ट आया था उस फॉरेंसिक रिपोर्ट में जो सिग्नेचर था वो सिग्नेचर भी जेन्युइन नहीं था, वो फॉर्ज था और उसके ऊपर ही ये सब एलिगेशन लगाए गए हैं। और जो लीगल प्रोसेस से स्टार्ट हुआ था वो रिपोर्ट से स्टार्ट हुआ था। सफिशिएंट ग्राउंड था उसके ऊपर, उस सफिशिएंट ग्राउंड के ऊपर हमें पता चलता है कि जो एविडेंस हुआ था उस एविडेंस हुआ था और कॉन्स्पिरेसी को ले तो मेन सुप्रीम कोर्ट में के जो प्रोसिक्यूटर वो मेन प्रोसिक्यूटर थे। जी जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका प्रीतम, आपने बहुत विस्तार से जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में पाया कि केवल प्रथम दृष्टया मामला या आचरण जैसी अभिव्यक्तियां कोर्ट रिसीवर की नियुक्ति को उचित ठहराने के लिए अपर्याप्त है। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि एक अनिवार्य कारण दिया जाना चाहिए जो दर्शाता हो कि रिसीवर के हस्तक्षेप के बिना संपत्ति कैसे खराब हो जाएगी। कोर्ट रिसीवर क्या काम होता है कोर्ट में रिसीवर का, और ये बताएंगे इंडिया लीगल के हमारे वेब रिपोर्टर। आप भी सुनिए। कोर्ट रिसीवर कौन होता है? कोर्ट रिसीवर एक ऐसा अधिकारी होता है जो कोर्ट द्वारा अपॉइंट किया जाता है, जिसका काम होता है लीगल डिस्प्यूट में शामिल प्रॉपर्टीज या एसेट्स को मैनेज और एडमिनिस्टर करना। ये रोल ज्यादातर सिविल या प्रॉपर्टी केसेस में होता है, जहां डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टीज या फंड्स को सेफगार्ड करना होता है जब तक कोर्ट फाइनल डिसीजन नहीं देता। रिसीवर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज में रेंट कलेक्ट करना, प्रॉपर्टी की मेंटेनेंस करना, उसके इनकम और एक्सपेंसेस को देखना और इंश्योर करना कि प्रॉपर्टी का वैल्यू गिर ना जाए शामिल हो सकती हैं।
सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक रीसेंट जजमेंट में रिसीवर के ड्यूटी को दोबारा हाईलाइट किया, जिसमें ये कहा गया कि रिसीवर को डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टीज को प्रिजर्व करने की जिम्मेदारी होती है और उन्हें ऐसे एक्शंस अवॉइड करना चाहिए जो किसी भी पार्टी के इंटरेस्ट को नेगेटिवली अफेक्ट कर सके। कोर्ट ने यह भी क्लियर किया कि रिसीवर्स को जुडिशियल डायरेक्टिव्स का स्ट्रिक्टली पालन करना चाहिए ताकि एसेट्स का मिसयूज या डिवैल्यूएशन ना हो, खास करके जब फैमिली प्रॉपर्टी या रेंटल इनकम कॉन्टेस्ट हो रही हो। कोर्ट ने यह भी एम्फसाइज किया कि रिसीवर को बिना किसी बायस के और कानून के मुताबिक काम करना चाहिए ताकि लीगल प्रोसीडिंग्स में जस्टिस और फेयरनेस बनाए रखा जा सके। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण के कहर के बीच सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने कहा कि सांसों के संकट से निपटने के लिए लागू GRAP यानी ग्रैप 4 प्रतिबंधित और प्रबंध फिलहाल जारी रहेंगे और इसमें रियायत दी जा सकती है या नहीं, इस पर 25 नवंबर को विचार किया जाएगा। जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की पीठ ने ग्रैप 4 प्रतिबंधों को जिस तरह से लागू किया गया उस पर नाराजगी जताई। कोर्ट ने खास तौर पर गैर जरूरी सामान ले जाने वाले ट्रकों के दिल्ली में प्रवेश को प्रतिबंध करने से संबंधित फैसलों में देरी पर हैरानी जताई। ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी ग्रैप को पहली बार 2017 में लागू किया गया था। इसके जरिए स्थिति की गंभीरता के हिसाब से राजधानी और उसके आसपास के क्षेत्रों में वायु प्रदूषण रोधी उपायों को लागू किया जाता है। इससे पहले 18 नवंबर को शीर्ष अदालत ने सभी दिल्ली एनसीआर राज्यों को प्रदूषण विरोधी ग्रैप 4 प्रतिबंधों को सख्ती से लागू करने के लिए तुरंत टीमें गठित करने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने साफ किया कि प्रतिबंध अगले आदेश तक जारी रहेंगे। शुक्रवार को सुनवाई के दौरान पीठ को बताया गया कि लागू किए गए ग्रैप 4 प्रतिबंधों का भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। पीठ ने कहा कि ग्रैप 4 के परिणाम बहुत गंभीर है, इसका समाज के कई वर्गों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इसीलिए शीर्ष अदालत 25 नवंबर को तय करेगी कि ग्रैप 4 के तहत लगाए गए प्रतिबंधों में ढील दी जाए या नहीं। और चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.